एसर नाइट्रो के इतने सारे रिव्यूज है चैनल पर, लेकिन भाई इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। और इस बार हमारे पास है नाइट्रो V15 Ryzen 5 6600H के साथ RTX 3050 ग्राफिक कार्ड 6GB वाला। और इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या RTX 3050 2026 में वर्थ इट है या फिर नहीं। तो चलो फिर तुम सब्सक्राइब करो, तब तक हम इसको खोलते हैं फटाफट से। नाइट्रो की बढ़िया सी ब्रांडिंग, खुल जा, सेम सबसे ऊपर मिलती है कुछ पुस्तक एज ऑलवेज, एंड यहाँ पर अपनी 3 पिन वाली पावर कोड, यहाँ से भी वही 3 पिन वाली है जैसी लैपटॉप की पावर केबल होती है जनरली। और ये रहा भाई साहब अडेप्टर, एसर की ब्रांडिंग के साथ, या पढ़ सकते हो 135 वोल्ट्स का अडेप्टर है और कुछ ऐसी सी एल शेप्ड पिन है इसकी चार्जिंग पिन। एंड देन निकलता है भाई लैपटॉप। प्रोटेक्शंस अच्छी खासी दे रखी हैं इसमें भी। तो कमेंट करके बताओ कि तुम्हें अनबॉक्सिंग में फील आती है या नहीं। मतलब क्या तुम्हें लैपटॉप्स की अनबॉक्सिंग पसंद है? फिर हम फ्रीक्वेंटली किया करेंगे, मतलब स्किप नहीं करेंगे, ज्यादातर हर वीडियो में दिखाएंगे तुम्हें। और ये भाई साहब लैपटॉप है अपना, ऐसे लिपट लुपट के आया है चद्दर में। ठंड का मौसम चल रहा है ना यार, कंबल कुंबल लपेट के आया ये। तो ये रहा भाई अपना फाइनल लैपटॉप ब्लैक फिनिश में। ये तो भाई बिल्कुल ही प्लेन कर दिया इस बार, मतलब पहले नाइट्रो के ना अपर लिड पे थोड़ा सा डिजाइन या थोड़ा सा पैटर्न होता था, इस बार तो बिल्कुल प्लेन है भाई। एंड एज ऑलवेज जैसे इसको हम खोलते हैं तो ये तो स्टैंडर्ड है ना, तो ये सिमिलर डिजाइन है जैसा हमारे पहले से नाइट्रो वी के अंदर हमेशा से आता है। यहाँ पर अपना नाइट्रो का लोगो है, बिल्कुल प्लेन फिनिश है, कोई डिजाइन यहाँ पर नहीं है, मैट ब्लैक है भाई ऊपर से, और नीचे से भी बिल्कुल मैट ब्लैक फिनिश में है। यहाँ पर थोड़े वेंट्स वगैरह में मिलते हैं खुले खुले अच्छे खासे, पूरे ही खुले हैं वैसे तो। बाकी यहाँ देख सकते हो फिंगरप्रिंट्स काफी जल्दी आ जाते हैं इस पे। एंड यहाँ पर हमारे 2 स्पीकर्स हैं नीचे की तरफ, बाकी चारों डायरेक्शन पे यहाँ पर हमें रबर ग्रिप्स मिलती हैं। एग्जॉस्ट वेंट यहाँ पर दे रखा है इसका भाई, लेफ्ट साइड पे हमारे पोर्ट्स, राइट साइड पे भी हमें कुछ पोर्ट्स मिलते हैं। तो दैट्स ऑल, यही पूरा डिजाइन है इसका। देख सकते हो फ्रंट लीड पे भी हमारे फिंगरप्रिंट्स आ गए हैं। तो फिंगरप्रिंट मैग्नेट तो ये लैपटॉप है। एंड पूरा लैपटॉप पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आता है, मेटल नहीं है इसमें, कहीं पे भी यूज नहीं किया हुआ, नाइट्रो में कभी यूज नहीं करता है सर। बाकी एक हाथ से ओपन करे तो बड़े ही आराम से हो जाता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है इस लैपटॉप का, और हिंजेस भी बिल्कुल पहले जैसे हैं, कोई उसमें नया चेंज नहीं है, और पहले भी स्टडी थे, अभी भी सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। वोबल की बात करें तो बहुत ही कम, हल्का हल्का सा वोबलिंग करता है, ज्यादा नहीं करता। और फ्लेक्स की बात करें तो पॉलीकार्बोनेट लैपटॉप में थोड़ा बहुत फ्लेक्स तो हमें मिलता ही है, पर ज्यादा नहीं है। ओवरऑल क्वालिटी अच्छी है। एंड सेम अगर कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करें तो वहां पर भी हमें हल्का फुल्का माइनर सा ही फ्लेक्स मिलता है, ज्यादा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम टाइप वाइपिंग कर रहे हो तो बिल्कुल दब ही रहा है कीबोर्ड, उतने लेवल का तो नहीं है, विच इज गुड। और वेट भी बिल्कुल सिमिलर है पहले जैसा, 2.1-2.2 kg के आसपास, ज्यादा भारी नहीं है कंसीडरिंग ये गेमिंग लैपटॉप है। एक और बढ़िया चीज बताता हूँ, अगर तुम ये लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हो या फिर कोई भी लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हो, चाहे वो गेमिंग, नॉन गेमिंग, प्रोफेशनल या फिर कैसा भी लैपटॉप है, तो तुम जा सकते हो फ्यूचर IT जोन। इनके स्टोर्स दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में काफी जगह पर अवेलेबल है। तो अगर तुम इन शहरों से हो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। किसी भी मोड से तुम पेमेंट कर सकते हो, फाइनेंस की फैसिलिटी भी वहां पर अवेलेबल है, और भी बहुत सारी चीजें तुम्हें वहां पर पता चल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा, और भाई का रेफरेंस दोगे थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाएगा। बाकी वीडियो को पॉज करके तुम स्पेसिफिकेशन देख सकते हो सारी इस लैपटॉप की, क्या क्या मिलता है इसके अंदर हमें। SSD की रीड एंड राइट स्पीड्स को भी देख सकते हो। Gen 4 के हिसाब से मुझे थोड़ी सी कम लगी, क्योंकि Gen 4 की मैक्सिमम स्पीड 6000-7000 MB/s तक जाती है, बट इसकी तो ऑलमोस्ट हाफ है, तो कहीं ना कहीं स्पीड कम है हमारे पास। बट तुम चाहो तो Gen 4 SSD अपग्रेड करके इसमें फास्ट वाली लगा सकते हो, क्योंकि अपग्रेडेबल है। 2 स्लॉट SSD के इसके अंदर हमें डले हुए मिलते हैं, जिसमें से एक ऑक्यूपाइड है 512 GB की SSD के साथ, और पर स्लॉट 1 TB तक एक्सपेंड मैक्सिमम कर सकते हो सकता है 2 TB तक भी हो जाए, बट ऑफिशियली 1 TB मेंशन्ड है। और रैम भी इसकी अपग्रेडेबल है, 2 स्लॉट इसके अंदर में मिलते हैं, जिसमें से एक ऑक्यूपाइड है 16 GB की रैम के साथ, दूसरे स्लॉट में भी 16 GB की लगा के, तो DDR5 में तुम 32 GB तक एक्सपेंड मैक्सिमम कर सकते हो। बाकी जो अपना CPU है ना, ये भाई 3 साल पुराना है, मतलब लेटेस्ट था ये 3 साल पहले, अब तो इतना लेटेस्ट नहीं है। 6000 सीरीज तभी आई थी काइंड ऑफ। अब तुम्हें डायरेक्ट इसकी परफॉर्मेंस दिखा देता हूं, तभी थोड़ा तुम्हें आइडिया लग पाएगा। तो उसके लिए हमने कुछ बेंचमार्क टेस्ट रन करे थे। Cinebench R23 का स्कोर देख सकते हो, Cinebench 2024 का स्कोर भी देख सकते हो, एंड Geekbench 6 का स्कोर भी यहाँ देख लो कैसा निकल के आया है। क्रॉसमार्क का स्कोर भी देख लो डे टू डे लाइफ के हिसाब से, एंड ब्लेंडर का भी CPU बेंचमार्क हमने किया था। बाकी PC Mark 10 का भी स्कोर देख सकते हो, 5700 के अराउंड आया, जो कि अच्छा होता है। देन GPU के भी बेंचमार्क किए हमने, Geekbench 6 का OpenCL स्कोर देख सकते हो, 3D Mark Times पर, एंड VR Mark का भी स्कोर देख लो। बाकी GPU वाला ब्लेंडर बेंचमार्क भी किया था, तो उसका स्कोर भी देख सकते हो। ओवरऑल बताऊं तो ये वाला CPU बिल्कुल जो i5 12450H वाला आता है ना CPU, काफी हद तक वैसी परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पर सामने तुम स्कोर्स भी
भी कंपेयर कर सकते हो, तो ज्यादा कोई डिफरेंस उसके कंपेयर में हमें नहीं मिलता। बस ये वाला प्रोसेसर थोड़ा सा iGPU में अच्छा है, इसका इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड अच्छा है और थोड़ा सा पावर एफिशिएंट भी है, बहुत ज्यादा नहीं बट हल्का सा। बाकी मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ, स्टूडेंट अगर तुम हो, ऑफिस रिलेटेड तुम्हें काम करने हैं, ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ के ब्राउजिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, वो सब काम ये बहुत ही आराम से निकाल देगा। कोडिंग, प्रोग्रामिंग, प्रेजेंटेशन बनानी है या ऑफिस रिलेटेड कोई काम करना, मतलब समझ रहे होगे, वैसे टाइप का सारा काम इसमें सीमलेस हो जाएगा। उतनी परफॉर्मेंस इसकी है एंड फ्यूचर प्रूफ, मतलब तुम 3, 4, 5 साल तक भी बढ़िया हाई लेवल के काम कर सकते हो स्टूडेंट रिलेटेड। लेकिन अगर तुम्हें प्रोडक्टिविटी करनी है, जैसे कि फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह, तो वो इसके अंदर हमने फोटोशॉप वगैरह चला के देखा, फोटोशॉप बढ़िया चल जाता है। 2D लेवल की एडिटिंग अच्छी कर सकते हो तुम, जैसे थंबनेल्स वगैरह बनाना या थोड़ी बहुत एडिटिंग करना, थोड़ी बहुत नहीं मतलब काफी अच्छे लेवल की, हम तो थंबनेल ही बनाते हैं उस पे। एंड वीडियो एडिटिंग के लिए मैंने प्रीमियर प्रो टेस्ट किया, तो 1080-60 में तुम हाई लेवल एडिटिंग कर सकते हो, मतलब यूट्यूब लेवल की भी बढ़िया हो जाएगी एंड थोड़े अच्छे खासे प्रोफेशनल टाइप के भी काम कर सकते हो। पर 4K एडिटिंग मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, उतना लेवल का नहीं है भाई ये प्रोसेसर की उसे झेल पाए। प्लस अगर तुम्हें एनिमेशंस वगैरह रन करने, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह इंटीग्रेट करना है, तो वो भी सिर्फ बिगिनर लेवल का काम चलाऊ टाइप हो जाएगा। इसका जीपीयू 6GB का है मैं मानता हूं, बट बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं है। तो आफ्टर इफेक्ट्स भी बिगिनर लेवल के हो जाएंगे काम, थोड़े बहुत अगर तुम्हें कभी कभी चलाना होता है तो, पर बहुत ज्यादा हाई लेवल के एकदम नेक्स्ट लेवल के प्रोफेशनल काम एक्सपेक्ट मत करना। और आफ्टर इफेक्ट्स के लिए तो 32GB रैम थोड़ी प्रेफर करूंगा मैं, अगर कराना चाहो तो फिर उसमें ही चलाना भाई। बाकी ओवरऑल सीपीयू इंटेंसिव काम इसमें काफी हद तक अच्छे लेवल के करवा सकता है, क्योंकि सीपीयू ओवरऑल अच्छा है, क्योंकि एच सीरीज का और गेमिंग लेवल का है, दैट्स व्हाई। बट जैसे कि मैंने कहा कि 3 साल पहले आया था प्रोसेसर, उस वक्त पे ये काफी लेटेस्ट था और काफी अच्छे लेवल के काम ये करवा देता था। बट अब क्योंकि टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस हो गई है, सॉफ्टवेयर और ज्यादा भारी हो गए हैं, काम लोगों का वर्कलोड बढ़ गया है, प्लस एआई भी आ गया अब तो उस हिसाब से ही फिर भाई चीजें करनी पड़ती हैं। तो मैं ये कहूंगा कि 3 से 4 साल तक और ये फ्यूचर प्रूफ है अगर तुम्हें इन टाइप के काम करने हैं। बट उसके अलावा थोड़ा और बाद में अगर फ्यूचर देखे तो फिर मैं कहूंगा कि उतना ब्राइट नहीं है। बाकी अगर ग्राफिक ओरिएंटेड भी काम करने हैं तो बिगिनर लेवल के ही हो पाएंगे भाई। जैसे अगर तुम्हें ऑटोकैड चलाना है, 3D मॉडलिंग करनी है, आर्किटेक्चर वाले काम करने हैं, फ्यूजन 360, गेम डेवलपमेंट वगैरह, थोड़े ऐसे टाइप के काम करने हैं, तो बिगिनर लर्निंग पर्पस के लिए कर सकते हो। बट बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लेवल के मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए थोड़े और ज्यादा हैवी जीपीयू तुम्हें लेने पड़ेंगे, लाइक 4050, 4060 या फिर 50 सीरीज की तरफ जाओ तो और भी बढ़िया। पर वही है कि वो थोड़े से महंगे हैं, ये बजट में आ जाता है। आई होप तुम्हें आइडिया लग गया होगा, बस अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट चेक कर लेना। बाकी अगर तुम गेमिंग करना चाहते हो तो उसके लिए हमने गेम टेस्ट करे हैं, उस पर नजर डाल लो, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन चीजों में। तो सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट करो, बेल आइकन भी ऑल कर दिया करो ताकि नोटिफिकेशन मिले नेक्स्ट वीडियो का। तो पहले हमने CS2 टेस्ट किया वेरी हाई प्रीसेट पे, अब 1080p का रेजोल्यूशन ही है सारे गेम्स के अंदर, एंड परफॉर्मेंस देख सकते हो ठीक ठाक हमें मिल रही है, क्योंकि ये वाला गेम भी अब काफी जीपीयू इंटेंसिव हो चुका है। 50 वॉट्स के आसपास हमारी जीपीयू की टीजीपी कंज्यूम हो रही थी, और 100 के आसपास स्टेबल FPS मान के चलो कि तुम्हें मिल जाएंगे। थोड़े बहुत उससे ऊपर भी जा रहे थे बीच बीच में, विच इज गुड, मतलब ठीक है, तुम्हें थोड़ा सीमलेस गेम प्ले मिल जाएगा, बट प्रॉपर ई स्पोर्ट्स वाला मजा तो नहीं मिल पाएगा, थोड़ा प्रीसेट कम करना पड़ेगा अगर ज्यादा FPS चाहिए तो। GTA 5 भी हमने टेस्ट किया, वेरी हाई प्रीसेट था हमारा, देख सकते हो यहाँ पे, एंड यहाँ पर FPS देख सकते हो कि 70 के आसपास हमें मिल रहे हैं, जो कि मतलब 30-50 से एक्सपेक्टेड भी, ऐसे ज्यादा FPS नहीं मिलते हैं भाई इस ग्राफिक कार्ड के साथ। तो मैं यही कह रहा था कि भाई देखो GTA 5 इतना पुराना गेम है, फिर भी वेरी हाई प्रीसेट पे तुम्हें सिर्फ प्लेएबल FPS मिलते हैं, तो इसीलिए कैजुअल गेमर्स के लिए ठीक है। बट बहुत ज्यादा तगड़ी लेवल की गेमिंग करना चाहो, और भी जो नए टाइटल्स आए हैं वो अगर तुम इतने FPS पे खेलना चाहो तो हाई प्रीसेट पे नहीं खेल पाएंगे, आगे दिखाता हूं मैं। देन वैलोरेंट टेस्ट किया हमने हाई प्रीसेट के ऊपर, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है तो हाई पे ही करेंगे ना। बाकी यहाँ पर FPS देख सकते हो कि हमें 200 प्लस बड़े ही आराम से मिल रहे हैं, तो वैलोरेंट में तुम ई स्पोर्ट्स गेमिंग बढ़िया कर सकते हो। और क्योंकि ये सीपीयू इंटेंसिव गेम है तो 35 वोट्स तक मैक्सिमम सीपीयू की वोल्टेज गई है, तो ये समझ लो कि भाई सीपीयू हमारा 35 या 40 वोट्स तक ही मैक्सिमम थ्रोटल करता है, थ्रोटल नहीं, आई मीन मैक्सिमम पावर उसकी इतनी ही कंज्यूम होती है। ये चीज का आइडिया लग गया, तो वैलोरेंट के हिसाब से तो मुझे ठीक लगी परफॉर्मेंस, उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर बहुत ज्यादा तगड़ा गेमिंग लैपटॉप नहीं है, इससे ये तो पता चलता है भाई। देन हमने टेस्ट किया असासिन्स क्रीड शैडोज, और ये हमने हाई प्रीसेट पे टेस्ट किया, और साइड बाय साइड देख सकते हो कि DLSS को जब ऑन करते हैं तो कितना फर्क पड़ता है, बहुत ही ना के बराबर भाई, कोई फर्क मुझे लगा नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर FPS हमें मिल रहे थे। तो वही बात है कि ये GPU इतना केपेबल भी नहीं है कि DLSS की तुम्हें ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकल के दे पाए लेटेस्ट गेम्स के अंदर, दैट्स व्हाई 4050 इज रिकमेंडेड नाउ। बाकी हाँ, तुम 30 FPS वाला गेम प्ले एंजॉय कर सकते हो, और हाँ अभी तो मैंने फुल हाई प्रीसेट नहीं कर रखा था, ये भी याद रखना। तो तुम लो प्रीसेट पे
पे 40-50 के आसपास FPS निकाल लोगे इस वाले गेम में, ये कह सकते हैं। देन हमने हॉगवर्ट्स लेगेसी टेस्ट किया अल्ट्रा प्रीसेट पे, और साइड बाय साइड देख सकते हो DLSS को ऑन करने के बाद क्वालिटी पे कितना फर्क पड़ता है। ऑलमोस्ट सिमिलर FPS अगेन, DLSS से कुछ ज्यादा हमें बूस्ट नहीं देखने को मिल पाया। डेफिनेटली अगर तुम थोड़ा कम प्रीसेट कर दोगे ना तो 60 के आसपास तुम FPS निकाल सकते हो हॉगवर्ट्स लेगेसी में, पर मैंने तुम्हें मैक्सिमम दिखा दिया कि अल्ट्रा प्रीसेट पे तुम्हें कितने FPS मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, प्रीसेट जैसे जैसे कम करते रहोगे तुम्हें ज्यादा ही FPS देखने को मिलेंगे। देन RDR2 टेस्ट किया मैंने अल्ट्रा प्रीसेट पे, एंड यहाँ देख सकते हो कि हमें 30-40 FPS ही मिल पा रहे हैं। पहले ना ये परफॉर्मेंस हमें 20-50 से देखने को मिलती थी, बट 30-50 भी क्योंकि ये फुल फ्लेजेड नहीं है तो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रही। अगर ये 95 वोट्स वाला होता तो और ज्यादा अच्छे FPS मिल जाते हमें, तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये वाला GPU ज्यादा गेमर्स को टारगेट नहीं करता। बाकी हाँ, टेम्परेचर्स हर गेम में मेंटेन थे तो थर्मल्स कहना पड़ेगा कि अच्छे हैं इसके। देन हमने ब्लैक मिथ वुकोंग टेस्ट किया हाई प्रीसेट के ऊपर, इससे ऊपर सिनेमैटिक वाला भी आता, उस पर टेस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था नहीं चल पाएगा भाई। हाई प्रीसेट पे भी देख सकते हो कि हमें 30 FPS ही मिल रहा है, यानी कि प्लेबल टाइप का गेम प्ले है। और DLSS भी साथ साथ देख सकते हो कि बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा उससे, थोड़े बहुत FPS हमारे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा स्मूथ कर देता है वो गेम प्ले को, बट बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस मुझे नहीं दिखा। तो हाँ, अगर तुम ब्लैक मिथ वुकोंग जैसे भी लेटेस्ट हैवी टाइटल्स खेलना चाह रहे हो तो तुम्हें लो प्रीसेट पे ही खेलने पड़ेंगे इस वाले ग्राफिक कार्ड पे, उससे ज्यादा केपेबल ये नहीं है क्योंकि इसमें फ्रेम जनरेशन हमें नहीं मिलता। देन हमने टेस्ट किया साइबरपंक अल्ट्रा प्रीसेट पे, और साइड बाय साइड DLSS देख सकते हो कि लगाने के बाद कितना डिफरेंस आता है। बहुत ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है, पर हाँ साइबरपंक में कंपैरेटिवली अच्छे FPS आ रहे हैं अल्ट्रा प्रीसेट पे, जो कि हमें और किसी बड़े AAA टाइटल में देखने को नहीं मिलते। बट हाँ, ये भी 60 FPS का गेम प्ले नहीं दे पाएगा, तो उसके लिए तुम्हें प्रीसेट कम करना पड़ेगा। देन हमने रे ट्रेसिंग ऑन करी तो उसके बाद तो खत्म हो जाते हैं FPS भाई, 10-15 FPS आ रहे थे, बट DLSS लगाने के बाद थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है रे ट्रेसिंग में भी गेम प्ले। तो वही है कि कुछ गेम्स में DLSS ठीक काम कर रहा है, बट कुछ गेम्स में बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो उसके भरोसे मत बैठना। इसलिए कह रहा था कि थोड़ा अभी 40-50 के लिए जाना बेटर रहेगा अगर तुम्हें गेमिंग करनी ही है। अदरवाइज प्लेबल FPS तो ये वाला ग्राफिक कार्ड भी निकाल देगा। बाकी तुम क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड में हमारे पास एक पावर इनपुट का पोर्ट, एक अपना RJ45 LAN पोर्ट, एक HDMI 2.1 का पोर्ट, 2 USB Type A 3.2 Gen 1 वाले पोर्ट, एक USB 4 वाला पोर्ट जिसके अंदर 40 Gbps की फाइल ट्रांसफर, डिस्प्ले आउटपुट एंड पावर डिलीवरी भी सपोर्टेड है। राइट साइड पे हमारे पास एक Kensington लॉक, एक USB Type A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट एंड एक अपना हेडफोन माइक जैक कॉम्बो। बाकी डिस्प्ले आउटपुट लेना चाहो तो HDMI और Type C दोनों पोर्ट्स के थ्रू आ जाता है। HDMI से डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड और Type C से तुम इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड से आउटपुट ले सकते हो। 4K 60 तक बढ़िया हो जाता है, उससे ज्यादा भी सपोर्टेड है, बट हम तो 4K 60 तक ही चेक कर सकते थे तो हमने वही किया। बाकी इसका इंटीरियर बिल्कुल ब्लैक कलर का है भाई, बिल्कुल ब्लैक कॉन्ट्रास्ट एकदम बढ़िया सा। लेफ्ट साइड और राइट साइड पे कुछ स्टिकर्स हैं इसके, और सेंटर में मिलता है हमें ट्रैक पैड। वैसा ये पहले जैसा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्लिकी है, फुली टच है एंड कुछ ऐसी सी क्लिक्स की आवाज है एंड सॉफ्ट है। ओवरऑल यूज करोगे मजा आएगा, जेस्चर्स भी सारे इसमें सपोर्टेड है। एंड कीबोर्ड इसका है वाइट बैकलाइट में, RGB कीबोर्ड में नहीं मिलता। 2 लेवल की ब्राइटनेस इसके अंदर हमें मिलती है। कीबोर्ड का फीडबैक मुझे ठीक लगता है, ज्यादा की ट्रैवल भी नहीं है, हल्का सा की ट्रैवल है। मतलब अगर तुम्हें मिनिमलिस्ट टाइप का कीबोर्ड पसंद है तो वैसी फीडबैक ये दे देगा। ओवरऑल यूज करने में अच्छा है, टाइपिंग करोगे, प्रोग्रामिंग वगैरह करते हो, नोट्स वगैरह बनाते हो तो तुम कर सकते हो सारे काम बढ़िया। बाकी फंक्शन कीज पर भी बहुत सारे शॉर्टकट्स है इसके अंदर, और को-पायलट की भी डेडिकेटेड की मिलती है हमें, और एक नाइट्रो सेंस का भी डेडिकेटेड बटन हमें मिलता है जिसके थ्रू बटन दबाते ही इसका एक गेमिंग सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाता है। और नाइट्रो सेंस पहले जैसा ही है, उसमें भाई परफॉर्मेंस मोड सिलेक्ट कर लो, फैन स्पीड वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, सिनेरियो प्रोफाइल्स लगा सकते हो, और भी काफी सारी सेटिंग्स है जो उसमें तुम कर सकते हो। जैसा पहले नाइट्रो में आता था सेम वैसा ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, तो मैं अगेन नहीं दिखा रहा, पहले की वीडियो तुम जाके चेकआउट करो, उसमें मिल जाएगा तुम्हें डिटेल में। लेकिन मक स्विच इसके अंदर हमें नहीं मिलता, ये एक पॉइंट है जो मैं चाहता हूँ कि हर गेमिंग लैपटॉप में होना चाहिए, बट भाई पता नहीं एसर लो लेवल के जो बजट गेमिंग लैपटॉप्स है ना इनके, उनमें नहीं देता, और नाइट्रो सीरीज में तो देना ही चाहिए इनको, बट पता नहीं क्यों नहीं देता भाई, प्रीडेटर में तो देता है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट है, बाकी तुम कमेंट करके बताना कि मक स्विच होना चाहिए या नहीं। इसके अलावा जो AI फीचर्स है वो इसके अंदर बेसिक वाले सारे हैं जैसा हमें हर लैपटॉप में मिलते हैं। लाइक को-पायलट तुम्हें इसके अंदर मिल जाएगा डेडिकेटेड लैपटॉप में डला हुआ, लाइव कैप्शंस का भी इसके अंदर सपोर्ट हमें मिलता है। पेंट वाली ऐप के अंदर भाई को-पायलट मिलता है जिससे तुम बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो, थोड़ी बहुत कलाकारी वगैरह दिखानी हो तो वो सब में तुम्हारा सहायक बन जाएगा वो। इसके अलावा इसमें विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स भी हमें मिलते हैं, और एक एसर का क्विक पैनल भी इसके अंदर हमें मिलता है जिसके अंदर तुम AI नॉइज रिडक्शन और अलग अलग चीजें उसके अंदर हमें मिलती है, यूज करोगे तो समझ जाओगे। और डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर हमें 15.6 इंचेस की 1080p वाली डिस्प्ले मिलती है। FHD पैनल है, वही बेसिक सा जैसा हर लैपटॉप में आता है जो 50-60 थाउजेंड में आता है, सिर्फ लोग को छोड़ के
उसमें थोड़ी बेटर डिस्प्ले मिलती है हमें। बाकी 16:9 का ही एस्पेक्ट रेशियो इसमें है, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसके अंदर, 250 निट्स की ब्राइटनेस है और 45% NTSC है। HDR सपोर्टेड नहीं है। कलर गैमेट वही बेसिक वाला है जैसा एक नॉर्मल लैपटॉप में आता है। इसमें मतलब तुम कलर एक्यूरेट वाले काम नहीं कर पाओगे, लाइक कलर ग्रेडिंग वगैरह अगर तुम्हें करनी है तो नहीं हो सकती इसमें। बेसिक अगर तुम्हें कंटेंट कंजम्पशन करना है, नॉर्मल अपने काम करने हैं, तो उस हिसाब से बढ़िया लगेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कलर्स थोड़े से कम प्रोड्यूस करता है ये, तो जो लोग प्रोफेशनल है उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, उनको फिर एक्सटर्नल मॉनिटर लगाना पड़ेगा। हमने काफी सारे रिव्यू कर रखे हैं, चेक कर लेना। बाकी वेबकैम देखते हैं एक बार इसका। 720p HD कैमरा है इसका। क्वालिटी देख लो भाई कैसी है। माइक भी सी का यूज हो रहा है, मेरे को बताना कमेंट्स में। वैसे तो बेसिक सी है, 1080p होता तो थोड़ा और ज्यादा बेटर हो जाता मेरे हिसाब से, है ना? सही कह रहा हूँ ना? चलो सब्सक्राइब करो फिर इसी बात पे यार, कर दिया करो, देखो शर्माया मत करो, और बेल आइकन मत भूलना साथ में, वो भी कर दिया करो। स्पीकर इसके अंदर हमें 2 मिलते हैं डाउन फायरिंग वाले 2 वोल्ट्स के आउटपुट के साथ। एक बार आवाज सुना देता हूँ उसकी तुम्हें। स्पीकर अच्छे हैं इसके, लाउड भी हैं और हल्की हल्की बेस भी आती है। मतलब पहले इतने अच्छे नाइट्रो में नहीं आते थे, थोड़े मेरे को इसके बढ़िया लगे कंपैरेटिवली, अबव एवरेज कह सकते हो। एंड ओवरऑल आवाज अच्छी है, या फिर यूं कह सकते हो कि सर्दियों में ना थोड़ी शांति होती है, पंखा एसी वैसी कुछ चलता नहीं है, तो इसलिए मुझे अच्छे लग रहे हो, ये भी हो सकता है, पर ओवरऑल ठीक लगे मेरे को। ठीक है, इसके अंदर बाकी DTS:X अल्ट्रा का भी सपोर्ट है, तो वो एक सॉफ्टवेयर इसमें डेडिकेटेड मिलता है, उसके अंदर जाके तुम ट्यूनिंग कर सकते हो स्पीकर्स की, या फिर अगर कोई हेडफोन या फिर कुछ भी लगा के तुम गेमिंग वेमिंग करते हो तो उसमें भी तुम अलग अलग प्रोफाइल्स वगैरह लगा के थोड़ी ट्यूनिंग बिठा सकते हो। और बैटरी इसके अंदर हमें ना 57 वोट आवर्स की मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं है कैपेसिटी वाइज, क्योंकि इसमें AMD का चिपसेट है तो थोड़ा सा पावर एफिशिएंट है, तो हमें हल्का सा अच्छा बैटरी बैकअप मिलता है कंपेयर टू इंटेल वाले लैपटॉप्स, जो भी i5 12 जनरेशन या 13 जनरेशन अगर सिमिलर टाइप की बैटरी से तुम कंपेयर करो तो। पर मैंने इसको जितना भी यूज किया, लो ब्राइटनेस पे, कीबोर्ड बैकलाइट बंद करके, रिफ्रेश रेट को कम करे, बैटरी सेवर ऑन करके, तो इतनी सारी चीजें करने के बाद अगर तुम नॉर्मल टाइप का काम करते हो तो मैक्सिमम 2 से 3 घंटे का बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उससे ज्यादा मैं तो कहूंगा कि मत ही करना एक्सपेक्ट, क्योंकि एक गेमिंग लैपटॉप है तो इनका बैकअप थोड़ा कम ही रहता है, क्योंकि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं। बाकी मिल जाए तो मौज ही मौज, पर जनरली बैटरी बैकअप कम ही होता है गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर। और इसमें तो मक स्विच भी नहीं है कि iGPU पे करके थोड़ा और बचा ले बैटरी, तो ये भी एक केस है। GPU इसका चालू ही रहता है तो वो थोड़ा बहुत बैटरी तो खाएगा। तो इस लैपटॉप का प्राइस जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अराउंड 60,000 के आसपास ये है, और अंडर 60,000 गेमिंग लैपटॉप की काफी डिमांड रहती है भाई, मेरे पास भी कमेंट्स आते ही रहते हैं। तो अब मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि ये वाला तुम्हें लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि काफी बार तुम इसका रिव्यू मांग चुके हो। देखो सिंपल सी बात है कि RTX 3050 ना 3 से 4 साल पुराना तो हो चुका है भाई, जब से ये लॉन्च हुआ है, और आज की डेट में 50 सीरीज लेटेस्ट है, और 1 साल बाद तो 60 सीरीज आ जाएगी। तो ओवरऑल ये काफी ज्यादा पुराना चिपसेट हो जाएगा, मतलब फ्यूचर प्रूफ इतना ज्यादा तो ये नहीं है। बट अगर मान लो तुम्हारा बजट ही कम है तो फिर क्या करे, है ना? अगर ये एक फुल फ्लेजेड 3050 होता तो मैं डेफिनेटली तुम्हें कहता कि हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा फ्यूचर प्रूफ है। लेकिन इस लैपटॉप में भाई 65 वोट्स का 3050 मिलता है, जो कि फुल फ्लेजेड भी नहीं है, मतलब पूरी पावर भी उसको नहीं मिल पा रही है जितना वो पोटेंशियल लेके बैठा है अपने पास। तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को ये लैपटॉप प्रेफर करूंगा जिनको बहुत ही कैजुअल लेवल की गेमिंग करनी है, और ग्राफिक ओरिएंटेड काम तो मतलब सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए ही लेना है, उन्हें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, ना ही फ्यूचर में कुछ ज्यादा इनको काम करना है। वो लोग डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा काम भाई 3-4 साल तक भी बढ़िया चल जाएगा। बट अगर तुम हैवी गेमर टाइप के बंदे हो भाई, और ग्राफिक इंटेंसिव काम तुम्हें करने ही करने हैं, आज नहीं तो थोड़े टाइम बाद, तब मैं तुम्हें ये रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं कहूंगा थोड़ा 4050 या फिर 5050 की तरफ जाओ। और 4050 में इसलिए प्रेफर कर रहा हूं क्योंकि उसमें ना फ्रेम जनरेशन मिल जाती है। तो भाई अगर लो प्रीसेट पे कोई हैवी टाइटल भी खेल रहे हो तो एटलीस्ट फ्रेम जनरेशन लगा करके कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा फ्रेम्स मिल जाएंगे और स्मूथ गेम प्ले मिल जाएगा, वरना जिटरी गेम प्ले चलेगा और भाई उसका कोई फायदा नहीं है। तो लो प्रीसेट पे ना अगर ये फुल फ्लेजेड होता तो भी ये मैं थोड़ा रेकमेंड कर देता, बट 65 वोट्स की वजह से ना ज्यादा हैवी गेम्स टू गेम्स में नहीं चला पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगा, मतलब एसर को देना चाहिए था एटलीस्ट इसमें अच्छे वाला GPU, या फिर अगर तुम्हें ये लेना ही है ना तो फिर मैं कहूंगा कि 50,000 के आसपास ही तुम्हें मिलता है तो फिर तुम इसे प्रेफर कर सकते हो। सेल वगैरह में ये आराम से आ जाता है डिस्काउंट पे। और ये बात मैं 2026 के हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर तुम ये वीडियो 2 साल बाद देखते हो तो हो सकता है ये पॉइंट वैलिड ना हो जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। तो 3050 को सिर्फ वही लोग लेना जिनको GPU इंटेंसिव काम ज्यादा करना ही नहीं है, ना ही आज ना ही फ्यूचर में। बाकी 2026 में तो मैं कहूंगा कि फुल फ्लेजेड 3050 लो, या मिनिमम 4050 की तरफ जाओ, 2050 तो रहने दो। और ये भी थोड़ा कम ही प्रेफर करना, जो कम TGP वाले 3050 होते हैं। फील आ गई होगी, समझ आ गया होगा। बाकी कॉलेज वाले स्टूडेंट्स जो हैं जिनको हल्का फुल्का काम करना है वो लोग ले सकते हैं, या ऑफिस टाइप के बंदे हो तुम काम करना तो तुम भी ले सकते हो। उन लोगों के लिए थोड़ा फिर भी ठीक लगा मुझे लैपटॉप। बाकी और ज्यादा हैवी टाइप के काम है तो प्रोसेसर भी भाई Ryzen 7 या i7 प्रेफर करना, वो ज्यादा बेटर रहेगा फ्यूचर के हिसाब से। बाकी अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में देना, और इसको खरीदने का लिंक चेकआउट करना हो तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने बहुत सारे लैपटॉप रिव्यू बना रखे हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आई बटन या डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। बाय बाय।